हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी मैंने पूरे घर की सफाई की थी और फिर थकान से चूर होकर अपने बिस्तर पर आराम करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर अकड़ गया। मैं बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक कहानी की आवाज़ सुनकर मेरा भाई अयान बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सिर पर डालकर चली जाती है और कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजमा भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियो तो सुकून मिल जाएगा। अयान की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। वह वापस आया और दूध लेकर आए। मुझे उस पर बहुत प्यार आया, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। अयान कहने लगा, चलो तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था और दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें बंद करके सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे यह महसूस ही नहीं हुआ कि मैं घंटों तक सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ पर खुली। मैंने हड़बड़ी में आंखें खोली तो मेरा सिर बुरी तरह से बोझिल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे समय का एहसास ही नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गए। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। अयान मुझे देखकर मेरे लिए खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाल दिया कर। अगर अन्नू नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लो। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और अयान कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की छुट्टियों के कारण हमें घर रहना पड़ रहा था। मैंने यह नोट किया था कि पिछले कुछ दिनों से अयान मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया था। जब से मुझे छुट्टियां मिली थीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो वह मेरी मदद करने आ जाता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। क्या अयान कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर के पास आया। भले ही मैं सो रही थी, लेकिन मेरा मन पूरी तरह जाग रहा था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाज़ा बंद करके सोती थी, तो यह दरवाज़ा खुद कैसे खुल सकता था? मैं नींद से भारी आंखों के साथ उठी और दरवाज़ा लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद
मैंने फिर से पलटकर बिस्तर पर सोने की कोशिश की। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठने आ रहा। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त अयान भी अपने कमरे से बाहर आया। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही है? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं फिर से कमरे में आई और वह मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने कहा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाइए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैंने उसे मना नहीं किया और बेड पर लेट गई। उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गए। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर के पास बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड थोड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर ध्यान दिया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था, क्योंकि मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरानी हो रही थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इतनी आराम से नहीं सोई थी। मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतने खुश क्यों हो? तो उसने जवाब दिया, मैं तो रोज ही इतना खुश रहता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों न खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो अयान तेल लेकर मेरे पास आ गए। उसने कहा, अन्नू दीदी, आप अपने बालों को संवारिए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी ये हरकतें अजीब लगने लगी। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर हटाकर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या परेशानी हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गए। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई और मेरे बाल बेड से नीचे लटकने लगे। यहाँ मैंने आपके लिखे हुए अंश को सुधारकर अधिक स्पष्ट और सहज रूप से प्रस्तुत किया है। वह मेरे सिर के पास बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। अयान मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन वह मुझे नाम से ही बुलाता था। वह कहता, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं हमेशा आपका ध्यान रखूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। मुझे इतना सुकून मिला कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला, यह बहुत खास तेल है, खास आपके लिए, आपके इतने हसीन बाल हैं न, यह उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा था। मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया गया। पूरे शरीर में दर्द फैल गया था।
धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब मैंने अपने भाई पर ध्यान दिया तो वह पूरी तरह भीगा हुआ था, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे और चलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत को समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बाथरूम गई और फ्रेश हुई। जब अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोने के बजाय कोई भारी काम किया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा। घर में मेरे और अयान के अलावा कोई नहीं था, तो वह किससे बात कर रहा था? पहले मैं किचन में पानी पीने गई, लेकिन तब तक वह आवाज़ बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह व्यक्ति बैठक से निकला। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े और अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वह बोला, अन्नू आप उड़ गई। मैं धीरे धीरे उसके करीब आई। वह हड़बड़ाते हुए पैसे अपनी पैंट की जेब में डालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। वह कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहमते हुए बोला, यह पैसे पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इन पैसों से मोबाइल ले लूँगा, लेकिन उसने ये पैसे मुझे दे दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। रात को उसने वह पैसे पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गए। अगले दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो अयान अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वह जितना हैरान था उतना मैं भी थी, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधे लाउंज में ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए तो मैंने तुरंत दुपट्टा लिया और अयान को समझाने लगी, यह क्या तरीका है? तुम जानते हो कि इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। अयान कहने लगा, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा, खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त है। वह मुझसे काफ़ी नाराज हो चुका था, लेकिन अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे अयान का रवैया बहुत हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिए। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी अयान की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई। जैसे ही वे चले गए मैंने अयान पर फट पड़ते हुए कहा, दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर नहीं आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल पकड़कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वे दोबारा नहीं आएंगे, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। कितना अजीब लड़का था, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। बहरहाल मैंने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अयान की हरकतें अब कुछ अजीब लगने लगी थीं, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस दिन भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सो रही थी, अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने बत्तख कर आंखें खोली तो अयान मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह कहने लगा, जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से फुर्सत नहीं है। खैर,
मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। अयान के हाथों के मसाज से नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी और बिस्तर पर एक शर्ट और एक मर्दाना परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि सिर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अयान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपने माता पिता को यह बात कैसे बताऊं। अयान, जो मेरा सौतेला भाई था, जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और गर्भपात से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें थम गई। मैं जो समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में एक मोबाइल का कैमरा फिट कर दिए। एक दिन जब मेरे माता पिता घर पर नहीं थे, अयान फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि सो न जाऊं, लेकिन शायद तेल में बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैंने उसे सूंघा, मैं बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया और तब तक मेरे माता पिता भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अयान मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था, जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे अयान को पैसे देते और चले जाते। यह सब जानकर मैं टूट गई। मैंने कमरे से बाहर जाकर अयान का गिरेबान पकड़ा और उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मम्मी पापा भी वहां आ गए। पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, होश में हो? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए उन्हें वीडियो दिखा दी। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी और पापा को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अयान को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। गुस्से में अयान ने कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैंने यह कदम उठाया और इसकी देह व्यापार करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर रो रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया। फिर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अब गर्भपात करवा दिया। लेकिन अयान ने जिस तरह का घिनौना खेल मेरे साथ खेला, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगी। भाई वही होता है जो अपने सगे रिश्ते से हो। किसी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। शैतानी प्रवृत्ति के लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किसी लड़की की इज्जत को नीलाम करे। मैं अपनी सभी देखने सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों का ध्यान रखें और किसी अनजान मर्द के सहारे उन्हें अकेला न छोड़। इस पूरे मामले में गलती मेरे माँ बाप की थी, जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे, या शायद मेरी, जो अपने सौतेले भाई के साथ इस घर में अकेली रहती थी और उसे हद से ज़्यादा भरोसे के काबिल समझती थी। दोस्तों, अपने परिवार का ध्यान रखें। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहाँ शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी कि यह सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और अयान के अलावा कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी।
दिन भर भी अयान मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी खराब थी और मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अयान मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात यह थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ।